वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे गेट 2024 का जो आपका एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का 3 फरवरी में। तो 50 डेज ऑलमोस्ट आप मान करके चलिए। तो इस एग्जाम में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कि आप एक अच्छा स्कोर जो है वो यहाँ पर बना सकें। आल्सो आपको कितना मार्क्स जो है वो लेकर के आना है सच दैट कि आपके जो आईआईटीज हैं आईएएससी हैं उनमें एडमिशन मिल सके, है ना। इसके अलावा जो बार्क है उसमें साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है उसमें भी रिक्रूटमेंट जो है वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर होता है ना। कि आपकी रैंक आई है उसके बिहाफ पर आपका वहां पर भी जो है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पर भी आप लोग लग सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द गेट एग्जाम। ओवरव्यू करेंगे, पास्ट कट ऑफ देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कितना सेफ स्कोर हम लेकर के चलें गेट एग्जाम में, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। देखिए इस बार का जो गेट एग्जाम है वो आपका 3 फरवरी को है इन द इवनिंग। आईआईएससी बेंगलोर इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और गेट एग्जाम की मदद से अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एमएससी, एमफिल, पीएचडी, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी, तो इनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू पहले आपको यहाँ पर क्रैक करना होगा। पहले एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका बेस्ट रहता है तो फिर आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बार्क, डीआरडीओ, इन सब में भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट निकलती है तो वहां पर भी आप लोग जो है जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको रैंक बहुत अच्छी चाहिए कि मतलब आप मान करके चलिए कि 100-200 के अप्रॉक्स आपकी रैंक जो है वो होनी चाहिए। इवन एक और एग्जाम मुझे याद आता है, एआईजे, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है, ये एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप लोग जो है एयरपोर्ट में लग सकते हैं। और ये हमारे पास में ग्रुप ए की पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें भी आप लोग लग सकते हैं। लेकिन इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है ना, ग्रेजुएशन के बिहाफ पर। तो इसमें काफी आप ऐसा मान लीजिए कि एक तरीके से इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है क्योंकि ग्रेजुएशन ही सिर्फ और सिर्फ इसका क्राइटेरिया है, ओके, इन द साइंस सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट की हमने बात की। अब आईआईएससी बेंगलोर में इससे पहले कितनी बार एग्जाम कंडक्ट किया है गेट फिजिक्स का, तो देखिए एक एग्जाम कंडक्ट किया था 2016 में और एक एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2008 में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखो सारे क्वेश्चन पेपर तो आप लगाते ही हैं प्रीवियस ईयर के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, लास्ट टाइम पे। बट 2016 और 2008 का एग्जाम का जो हमारे पास में पेपर है उसको जरूर सोल्व करना है आपने, ठीक है ना। ये पेपर्स आपको जरूर सोल्व करने हैं, आईआईएससी बेंगलोर द्वारा कंडक्ट किए गए थे और इस बार 2024 का एग्जाम आईआईएससी बेंगलोर कंडक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये एग्जाम्स को आप लोग जरूर एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी ऑफ एग्जाम। अब देखो एग्जाम की जो एलिजिबिलिटी है वो टोटली डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, आपकी इंटरव्यू तक जो है आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, या फिर हो सकता है आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका हो, है ना। तो ये हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। जिस भी में आप एडमिशन लेना है कोर्स में, तो उसका आप जो है उससे पहले आप जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके हिसाब से आप उसको कंप्लीट कर चुके हो। ये इसका है एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो ये स्कोर कार्ड है, एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको आपको शो किया है। इसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? एक तो वैलिडिटी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की है, यानी 3 इयर्स के अंदर आप जो है अगर आईआईटीज आईआईएससी इन सबकी कट ऑफ आती है और उस कट ऑफ को आप जो है पार कर चुके हैं, आपकी रैंक काफी अच्छी है, उस रैंक के अंदर आ रहे हैं आप, जो कि कट ऑफ यहाँ पर जनरेट हुई है, ठीक है, तो आप वहां पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 3 इयर्स इसकी वैलिडिटी रहती है, ओके। इस स्कोर कार्ड में आपका ऑल इंडिया रैंक, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम के अंदर, ठीक है, आपके सब्जेक्ट में, क्या कट ऑफ थी, अलग अलग जैसे कैटेगरी वाइज होता है, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, इस प्रकार से, और आपके कितने मार्क्स आए थे 100 में से, ये सब चीजें यहाँ पर लिखी रहती है। सो दिस इज ए टाइप ऑफ स्कोर कार्ड, ओके। और नॉर्मलाइजेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन मोड क्या रहेगा। तो शुरुआती दौर से एग्जामिनेशन मोड इसका कंप्यूटर बेस्ड ही रहा है, तो कंप्यूटर बेस्ड ही चलता है ये। नेक्स्ट ड्यूरेशन 3 आवर्स की है, 180 मिनट्स। फिर इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। और इस एग्जाम की आपको अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो जैसे मान लीजिए आप सीएसआर नेट का एग्जाम देते हैं,
ना, CSR नेट का आप एग्जाम देते हैं, तो CSR नेट के एग्जाम में जनरल एप्टीट्यूड आता है, सब्जेक्ट भी आता है, तो सेम यहां पर है। जनरल एप्टीट्यूड आ रहा है यहाँ पर 15 मार्क्स का, सब्जेक्ट आ रहा है 85 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स का है ये पेपर? 100, है ना। अब कितना सेफ स्कोर है उस पर भी मैं बात करूंगा। 100 हमारे पास में टोटल मार्क्स का ये पेपर होता है। इस पेपर में MCQs भी हैं, MSQs भी हैं और NATs भी हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल सेलेक्टेड और न्यूमेरिकल आंसर टाइप को बहुत ध्यान से करना होता है, और इसकी पकड़ आपको तभी बनेगी जब आप मॉक टेस्ट वगैरह देंगे। मॉक टेस्ट आप देंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चलेगा कि MSQs और NAT में किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ स्टूडेंट तो पता नहीं रहता, तो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करते हैं पेपर को, तो NAT में कई बार उनको नहीं पता रहता कि कितना क्या राउंड ऑफ करना है, क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो ये सब प्रैक्टिस से होता है सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, 1/3 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, और वो भी किसमें? सिर्फ और सिर्फ MCQs में। अगर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है MCQ, तो फिर 2/3 मार्क्स डिडक्ट होगा, एक्सेप्ट MSQs और NAT जिसमें आपको कोई किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो MSQ और NAT के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और क्वेश्चन आपका या तो 1 मार्क्स का आएगा या फिर 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है, या तो 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद है कितने टोटल क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आपके होंगे देखो 10 जनरल एप्टीट्यूड के, जिसमें आपके नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क है, पाइप्स एंड सिस्टम है, मिक्सचर एलिगेशन है ना। इसके अलावा ग्राफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है, चाहे फिर वो लाइन ग्राफ से बने, बार ग्राफ से बने या पाई चार्ट से बने, आपको जरूर एक बार जो है उसको गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। तो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन को भी फोकस करना है, क्योंकि 15 मार्क्स का है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद नेक्स्ट है 55 का आपका आता है सब्जेक्ट। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 65, टोटल मार्क्स 100, टाइम 3 आवर्स। अब इसमें देखो आपको क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, ठीक है ना। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे MCQ, 2 मार्क्स के कितने आएंगे, ठीक है। इसके बाद में 1 मार्क्स के कितने आने वाले हैं, जिसमें MCQ, MSQ, NAT ये सब आपको यहां पर शो हो रहा है, क्लियर है। तो इस प्रकार से 65 क्वेश्चन आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मार्क वाइज भी बता दिया, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये भी मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया है। ओके, इसके बाद है प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ्स रही हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो पिछले 4 सालों की अगर बात करें, सो 2023 में जनरल जो है इसकी कट ऑफ रही है 31.1, फिर इससे पहले 26.5, उससे पहले 32.8, उससे पहले 37.2। तो आप मान करके चलिए अप्रोक्सीमेटली 30 से लेकर के 35 ऑन एन एवरेज इसका जो है कट ऑफ रहता है, ठीक है। 30 से 35, क्योंकि इससे कम तो नहीं आएगा। आपका जो एक तरीके से कंपटीशन है वो आपका ईयर वाइज इंक्रीज हो रहा है, तो कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा, कट ऑफ ऊपर ही जाता है, ठीक है। अब वो एग्जाम डिफिकल्टी पर भी निर्भर करता है कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट था उस बात पर, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं एग्जाम में, इन सब बातों को लेकर के उसके बाद फिर एक फाइनल कट ऑफ हमारी जनरेट होती है। फाइनल कट ऑफ तो आपने पार करना ही है, साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी रैंक, ओके, क्योंकि रैंक के बिहाफ पर ही आपका जो है कहीं सिलेक्शन हो सकता है। रैंक ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो गेट एग्जाम है, IIT जेम एग्जाम है ना, तो ये सब एग्जाम्स के अंदर रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेस्ट एग्जाम है, टिफर एग्जाम है, इन सब में रैंक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रैंक किससे सुधरेगी? स्कोर्स से। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना अच्छा रैंक आएगा, और जितना अच्छा स्कोर होगा, स्कोर कहां से बनेगा? स्कोर आपका बनेगा टेस्ट से, है ना, मल्टीपल रिविजन्स, ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, इनसे आपका स्कोर बनता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा मतलब आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आएंगे, उतना अच्छा आपका स्कोर बनेगा, उतना अच्छी रैंक आएगी, और उतना ज्यादा आपका जो है सिलेक्शन होने का चांस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। वरना आप गेट फिजिक्स अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो मुश्किल से, आप अगर 30 डेज भी बहुत सीरियसली अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप क्रैक कर जाएंगे। मतलब कट ऑफ क्रैक करना इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, बट एक रैंक लेकर के आना इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो 30 to 35 आपका यह रैंक रहता है, मतलब आपकी कट ऑफ रहती है। लेकिन जो रैंक है वो मैटर करती है, और रैंक लगभग आप मान करके चलिए कि 500 to 700 लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और इससे अगर कम आती है तो बहुत अच्छी बात है, अंडर 200 रैंक्स, अंडर 100 रैंक्स, ठीक है। तो उतना आप प्रयास कीजिए लेकर के आने का, ठीक है ना।
अब हम जो आज की स्ट्रेटेजी थी ना उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कितना सेफ स्कोर हमारे लिए सही रहता है ना। सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, व्हाट इज द सेफ स्कोर इन द गेट एग्जाम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गेट एग्जाम है ना, गेट जो एग्जाम है इसकी सहायता से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो यहां पर अगर आप एमएससी, एमटेक, ठीक है, इसके अलावा पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स, साइंटिफिक ऑफिसर्स की पोस्ट, ठीक है, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट हमारे पास जो जॉब्स होती हैं पीएसयूज के अंदर, ठीक है, तो इन सब में गेट स्कोर कार्ड काफी ज्यादा जरूरत रहता है ना, इसका काफी ज्यादा जरूरत है इसकी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को डायरेक्टली बुलाया जाता है गेट स्कोर कार्ड में रैंक के बेसिस के ऊपर, और कुछ में क्या होता है कि खुद से एग्जाम होता है। जैसे मान लीजिए बार्क है, तो बार्क में साइंटिफिक ऑफिसर की जैसे पोस्ट निकलती है तो बार्क खुद से भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यानी उनके खुद के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो एग्जाम दिए रहते हैं बार्क का, और कुछ होते हैं जो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि गेट का जो एग्जाम है ना उसके लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। देखो आप जानते हैं कि दिसंबर से लेकर के और अप्रैल, ठीक है ना, अप्रैल, ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपके सबसे ज्यादा आपके जो है एग्जामिनेशंस होते हैं। जैसे कि मैं बात कर लूं यहाँ पर सीएसआर नेट का एग्जाम, सीएसआर नेट का एग्जाम हो गया, टिफर का एग्जाम हो गया, ये भी जैसे दिसंबर में ही होता है ना। इसके अलावा सीएसआर नेट, टिफर, जेस्ट, गेट, आईआईटी जैम, बार्क, तो ये जितने भी टेस्ट है ना ये सारे के सारे टेस्ट आपके दिसंबर से अप्रैल के बीच हो रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स सब्जेक्ट तो नहीं बदलेगा ना, फिजिक्स सब्जेक्ट तो वही रहेगा, मतलब 9 टोटल आपके सब्जेक्ट्स है ना फिजिक्स के अंदर। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं, 9 है। तो 9 में से जो आपके 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं इन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। 9 में से 5, ठीक है। कौन कौन से 5 सब्जेक्ट्स हैं, एक तो है आपका एमपी, स्टार्टिंग आपको मैथमेटिकल फिजिक्स से करना चाहिए। इसके बाद है ईएमटी, ठीक है, फिर है क्लासिकल मैकेनिक्स, फिर है क्वांटम मैकेनिक्स, ओके, और एक लास्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 सेक्शन है, एक हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आपको ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके अलावा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड्स हो गए, इन सब पर आप काम करते हैं। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें आप के मैप हो गया, इसके अलावा जो मल्टीप्लेक्सर्स हैं, डीमल्टीप्लेक्सर्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है, इन सब पर आप काम कर रहे हो। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब कुछ क्वेश्चन तो निर्धारित होते हैं पहले से, आपको भी पता है क्या चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स, क्या चीज इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल फिजिक्स में, कोची रेसिड्यू थ्योरम इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स हो गया, लैपलेस फूरियर ट्रांसफॉर्म इसमें आता नहीं है, वो सीएसआर नेट में आएगा। इसके अलावा ग्रीन्स थ्योरम भी सीएसआर नेट में आता है, यहां नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी बहुत कम चांस है आए कोई क्वेश्चन, है ना, सीएसआर नेट में जरूर आता है, 100% है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में बाइसेक्शन आपका जो ये सीकेंट मेथड है, ठीक है, सीकेंट मेथड नहीं, सिम्पसन 1/3, ट्रेपेजॉइडल रूल, और इसके अलावा हमारे पास ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, ओके, और न्यूटन रेफसन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, बट वो गेट फिजिक्स में नहीं है। तो आप देखेंगे कई टॉपिक्स आपको ना सीएसआर नेट में मिलेंगे लेकिन गेट फिजिक्स में नहीं है इंक्लूडेड। तो गेट फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सीएसआर नेट से कम ही मिलने वाला है आपको, और कुछ टॉपिक्स क्या पता सीएसआर नेट के हो तो वो गेट में मिल जाए और गेट के हो तो वो सीएसआर नेट में मिल जाए, तो दोनों का एक बार सिलेबस आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आपको अधिक फोकस करना चाहिए। अब जो आपके मार्क्स हैं, देखो अब मार्क्स के बेसिस पर आपकी रैंक निकलती है। जैसे कि मान लीजिए आपके अराउंड 45 मार्क्स आते हैं, तो आपकी रैंक कितनी आएगी, लगभग मान करके चलो तो 500 रैंक अराउंड आप मान करके चलिए, मतलब अंडर 500 रैंक आपके आने वाली है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 60 की, अगर आपके 60 मार्क्स अगर आपने अचीव कर लिए 100 में से, तो फिर आपकी एक रैंक आएगी लगभग 1 से लेकर के मान करके चलिए आप 20-30 तक, है ना, 30 तक मान लीजिए चलो, है ना, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेशन लेकर के चल रहे हैं ना, एग्जैक्ट थोड़ी ना हो सकता है ये चीज। इसी प्रकार से 70 है तो 70 में 1 से 10, क्योंकि यहां पर कंपटीशन टफ है, यहां पर इस रेंज में आकर के कंपटीशन टफ हो जाता है, एक एक नंबर का खेल है, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो अब आपको ये पता है कि कौन जैसे कौन कौन सी आईआईटीज हैं, आपको पता है न्यू आईआईटीज हैं, न्यू आईआईटीज हैं, ठीक है, कुछ ओल्ड आईआईटीज थी,
एनआईटीज पे ले लीजिए, इसके अंदर आईआईएससी है, ठीक है। अब न्यू आईआईटीज में, न्यू आईआईटीज जैसे कि एग्जांपल के लिए मद्रास है, कानपुर है, खड़गपुर है, इसके अलावा दिल्ली है, रुड़की है, भुवनेश्वर है, बॉम्बे है ना। तो मतलब ये जो हमारे पास है ओल्ड आईआईटीज, दीज आर ओल्ड आईआईटीज, सॉरी। न्यू आईआईटीज में आपके गांधीनगर है, इंदौर है, पटना है, हैदराबाद है, रोपर है, आईआईटी भुवनेश्वर है, तो ये सब न्यू आईआईटीज है। ओके, तो इन आईआईटीज में तो आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आपकी रैंक थोड़ी ज्यादा होती है तो भी। जैसे कि अगर आपकी 1000 तक रैंक आ रही है ना, 1500 तक रैंक आ रही है, तो फिर आपको इसमें इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है। ओल्ड आईआईटीज में आपको रैंक कितना चाहिए, लगभग आपको चाहिए 500 to 800 के मिड में, इतना आपको चाहिए इसके अंदर रैंक, ठीक है। और मार्क्स में कितना रैंक आता है वो भी मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। लगभग अगर आपका 45 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, तो 500-700 के अप्रोक्स आपकी रैंक आने वाली है। 60 मार्क्स है, 1 to 30 हो गया, 70 है, 1 से 10 है ना। बाकी क्या है कि ईयर वाइज कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हो रहे हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे ये वेरी कर सकता है, ठीक है ना। तो बेस्ट करने की कोशिश करें। आईआईएससी है, आईआईएससी बेंगलोर में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए फिर आपको रैंक बहुत कम चाहिए, मतलब आप मान करके चलिए 100 से लेकर के 200, ठीक है ना, इतने कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। और अगर आप मान लीजिए बार्क में भी जैसे मैंने आपको बताया, एक तो बार्क का खुद का टेस्ट होता है और एक जो है गेट स्कोर के बिहाफ पर भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, तो उसमें आपका रैंक रहना चाहिए लगभग 100 से बिलो। ओके, तो इस प्रकार से जो है आप एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं, आपको इंटरव्यू देना होगा और टोटली आपका जो सिलेक्शन है ना, इन द एडमिशन टू आईआईटीज, आईआईएससी, ठीक है, इन सब में जो आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो फिर आपका टोटली डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर, कितना अच्छा आपका इंटरव्यू गया है। अगर मान लीजिए ए है सम कैंडिडेट और एक कैंडिडेट है बी, इसका रैंक मान लीजिए हमारे पास है 400 और इसका रैंक है मान लीजिए 1200, और मान लीजिए कि ये दोनों पहुंचे, ठीक है, आईआईटी में, दोनों ने इंटरव्यू दिया और इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है, और इसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया ए का, तो बी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि टोटली किस पर डिपेंड है, टोटली इंटरव्यू पर डिपेंड है आपका एडमिशन, ठीक है, टोटली किस पर डिपेंड है, इंटरव्यू के लिए। ओके, रैंक आपको क्यों चाहिए, रैंक सिर्फ और सिर्फ आपका कट ऑफ जो है ना, जो हमारे पास आईआईटीज आईएससी जो निर्धारित करेगी, उसके बिहाफ पर जो आपका कट ऑफ रहेगा उसमें आने के लिए बस आपको रैंक चाहिए, ठीक है। और कई क्या कहती हैं, जो हमारे पास प्राइवेट कंपनीज है वो हायर करती हैं कैंडिडेट्स को, एक अगर अच्छा स्कोर अगर आपका आता है तो काफी अच्छा पैकेज भी मिलता है, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग तैयारी करें। तो एक तो मैंने पॉइंट अभी आपको बताया कैसे स्कोर अच्छा किया जा सकता है, एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि जो 5 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना है, मेजर सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। फोकस करने का मतलब ये हो गया, ये तो सभी एग्जाम्स में आता है, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से कर लें, क्यों ना जेस्ट, सीएसआर नेट, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस टिफर के, गेट के, है ना, इन सब के हमने सोल्व कर लेने, बार्क के सोल्व कर लेने कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनके अगर पीवाईक्यूज लगाओगे जितना ज्यादा तो उतना बेनिफिशियल है, आपको अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, ठीक है। नए वाले पेपर्स लगाओगे आपको पता चलेगा कि जो है नया पैटर्न क्या बन रहा है पेपर्स का, ओके। और इसके अलावा प्लस में रिवीजन आप लोग करते रहिए, मल्टीपल रिवीजन, फॉर्मूला शीट खुद से बनाइए, फॉर्मूला शीट खुद से बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट स्किप करते हैं कई स्टूडेंट्स, अगर आप बिना मॉक टेस्ट जाएंगे, सिर्फ रिवीजन किया, सिर्फ आपको ये पता है फॉर्मूला लगेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, सिर्फ इतना सा बस आपको पता है और आपने उसको अप्लाई नहीं किया, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, 3 आवर्स आप नहीं बैठे, तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं लूज करेंगे उस एग्जाम को, कोई भी एग्जाम हो जाए, फिर नेट है चाहे गेट है, कोई भी, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर से अप्रैल तक आपके सारे एग्जाम चलते हैं, तो इनका आप एक तरीके से 5 मेजर सब्जेक्ट्स का अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ओके। फिर कुछ और सजेशन दिए जाते हैं जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, चलो कोई बात नहीं, हमें 2 ऑप्शंस में से एक लग रहा है, हम इसको लगा देते हैं। देखो ये तब होता है जब आप 90% श्योर है किसी उसको लेकर के, है ना, किसी ऑप्शन को लेकर के। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, किसी एग्जाम के अंदर, तो अगर आप जो है यहाँ पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कहने का बेनिफिट ही मिलता है आपको। और
ये बहुत कम चांस, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं, आपको पता है कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और आपको बॉर्डर लाइन पर कुछ नहीं हो सकता है, तब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि रिस्क ले लें आप, ठीक है। और खास तौर पर कुछ स्टूडेंट देखा जाता है कि नेट एग्जाम जो है उसमें बहुत अच्छा जो है यहाँ पर ग्रेड दिया जाता है स्टूडेंट्स को। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और वो भी पार्ट सी का। अब आपको तो पता है कि कट ऑफ में एक एक क्वेश्चन जो है, एक एक का जो हमारे पास मार्क्स है वो काफी ज्यादा मतलब रैंक में वेरिएशन ला देता है ना। सिलेक्शन में चांसेस जो है वो हमारे पास में कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, एक एक नंबर पे सारी चीज अटकती है ना, कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पार्ट सी है वो 5 मार्क्स का है। अगर स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसका 5 मार्क्स तो जाएगा ही, साथ में 1.25 यानी टोटल हमारे पास हो गया 6.25 मार्क्स। तो ये मार्क्स उसका डिडक्ट हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। पर इसलिए कहते हैं कि जो पार्ट सी है उसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय बहुत सावधानी से, क्वेश्चन आता भी होगा आपको, आप उसको सही कर भी रहे हो, लास्ट स्टेप में आकर के अगर आपने गलती कर दिया, आप अराइव नहीं हुए लास्ट आंसर पे, तो फिर आपने उस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट फिर भी कर लिया तो आपका जो है यहाँ पर मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट 10 to 15 पीवाईक्यूज हर एक एग्जाम की जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम दिसंबर से अप्रैल तक चल रहे हैं तो आपको अच्छे से टाइम देना चाहिए। दिसंबर से अप्रैल तक अगर चल रहे हैं तो आपको अच्छे से टाइम देना चाहिए, लेकिन वो टाइम तभी होगा जब आप रेगुलर स्टडी करेंगे, रेगुलर स्टडी, ठीक है। रेगुलर होना बहुत जरूरी है। नेट एग्जाम और जो गेट एग्जाम है दोनों में आपने देखा होगा एप्टीट्यूड सेक्शन आता है ना, जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड को भूलना नहीं अपने, ठीक है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, टाइम एंड वर्क है, ठीक है, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा पाइप्स एंड सिस्टर्न है। फिर इसके अलावा हमारे पास हो जाएगा ये पाइप्स एंड सिस्टर्न। फिर अब कुछ रीजनिंग में जैसे बात कर ले तो हम कैलेंडर की बात कर सकते हैं, कैलेंडर है, क्लॉक है, बॉडमेस रूल है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, ओके। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा यहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन है, ग्राफिकल सेक्शन है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ। तो मतलब ये कंप्लीट हमारा जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये आपको करना चाहिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है ना, ये आपको पार्ट करना चाहिए, ओके। तो नेट में इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनते हैं, गेट में आपके बनते हैं, और ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं दरअसल, ठीक है। आप कितने अच्छे, अगर फिजिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से भी आती है तो अगर आप जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन में इतना अच्छा नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं रह जाएंगे पीछे, ओके। तो दोनों सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर के आपको डेली 1 to 1.5 आवर्स आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, अभी जो 50 डेज बचे हुए हैं गेट एग्जाम के, वो ये होना चाहिए कि गेट के सभी जितने भी हैं 2015 के बाद के जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं सारे पीवाईक्यूज करो, खासकर 2016 और 2008 का क्वेश्चन पेपर तो नहीं छोड़ना, ये 100% है। इसके अलावा अगर कोई एग्जाम आईआईटी जैम में भी कंडक्ट किया गया है आईएससी बेंगलोर के द्वारा, तो उस एग्जाम को भी आपने यहाँ पर देना है, भले ही चाहे वो आईआईटी जैम का हो, क्योंकि आईआईटी जैम का पैटर्न और गेट का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट नहीं है ना, सेम ही तो है। यहाँ पर भी तो अब एमएसक्यू आने लग गया, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आने लग गए, ठीक है। तो क्योंकि जब पैटर्न सेम है तो आईआईटी जैम के भी क्वेश्चन उठाओ जो आईआईएससी बेंगलोर ने निर्धारित कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस को करना है, प्लस में रिवीजन करते रहें, साथ ही साथ मॉक टेस्ट दें, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कर लें, ये भी बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, वेक्टर एल्जेब्रा है, वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इन सबको अपने को साथ लेकर के चलना है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है आप लोगों का यहाँ पर जैसे कि लैग्रेंजियन डायनेमिक्स से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है ना, इसमें गेट फिजिक्स में 100% बनता है आपका लैग्रेंजियन डायनेमिक्स में, लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स, चाहे फिर वो फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी को लेकर के बात कर लो, या फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए अल्फा बीटा इन सब मतलब कांस्टेंट्स की क्या वैल्यू होगी, ऐसा पूछ सकता है। पॉइसन ब्रैकेट कैलकुलेट करिए, लैग्रेंजियन देकर के आइलर लैग्रेंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कीजिए, लैग्रेंजियन से हैमिल्टोनियन फाइंड आउट कीजिए, लैग्रेंजियन से एक्शन फाइंड आउट कीजिए, एटसेट्रा, ये क्वेश्चन बनते हैं आपके,
ठीक है। सेंट्रल फोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल फोर्स आपके, ये दोनों एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं, नेट और गेट। ओके, इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीजें हैं इसके अंदर, स्कैटरिंग थ्योरी तो थोड़ा ना आता है आपका गेट फिजिक्स में, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पर्टर्बेशन पे पूछ लेता है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ओके, इसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स में जो जनरल पार्ट है, मतलब एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं जहां स्कैटरिंग थ्योरी, वेरिएशन मेथड, टाइम डिपेंडेंट ये सब आता हो, ठीक है। हम क्वांटम मैकेनिक्स जनरल पार्ट की बात करें जो आप ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। हाइड्रोजन एटम हो गया, हार्मोनिक ऑस्किलेटर हो गया, स्टेप पोटेंशियल है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, पोटेंशियल बॉक्स है, वेल है ना, ये सब चीजें हो गया। वेव फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, वहां से एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन मतलब इस प्रकार से बनते हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में दो पार्ट हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग है और डिजिटल, दो पार्ट्स हैं इसके। एनालॉग में हम लोग स्टडी करते हैं डायोड्स के बारे में, बीजेटी और ओपैम्प, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी एग्जाम के। डिजिटल की बात करें, ए बाय डी, डी बाय ए कन्वर्टर, गेट्स। गेट्स में आप के मैप जरूर स्टडी कर लें, के मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए सारा, ठीक है। इसके अलावा फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, ठीक है, काउंटर्स और मक्स और डीमक्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बड़ा सेक्शन है। ओके, और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल, ठीक है, एक मेजर सब्जेक्ट और बच गया ना, ईएमटी, ठीक है, एक हमारे पास आता है ईएमटी। तो ईएमटी ह्यूज है, देखो ईएमटी काफी बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला पार्ट अलग आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ईएम वेव्स, एक तो ईएम वेव्स का कंप्लीट चैप्टर, इसके अलावा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिज्म में बायोट सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, ओके, कैसे हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वैल्यू होती है उसकी, सोलेनॉइड, ओके, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल निकालो, ठीक है, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुझे याद आया, एमपी के अंदर आपको ये भी करना चाहिए, देखो इसमें एक चीज और इंक्लूड है, टेंसर एनालिसिस, आपका क्वेश्चन आता है ना टेंसर्स पर बेस्ड, टेंसर्स पर आता है ना क्वेश्चन। और इसके अलावा इसके अंदर जो ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, वो भी आपको करना चाहिए, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एट लास्ट में ईएमटी को और बताता हूँ, जैसे ईएम वेव्स हैं, ईएम वेव्स में हमने पॉइंटिंग वेक्टर हो गया, स्टडी करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। वेव गाइड, हालांकि वेव गाइड्स में यहां से क्वेश्चन नहीं बनता है। ईएमआई हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नेटिक फील्ड, वेक्टर पोटेंशियल, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ हो गया, बायोट सावर्ट्स लॉ हो गया, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपने जरूर करना है, ठीक है। सोलिनॉइड तो खास तौर पे, सोलिनॉइड बहुत ध्यान से, ठीक है ना, जितने क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। और इसके अलावा आपके अनदर क्वेश्चंस हो गए, जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर की बात करें तो वहां पर एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग। थर्मल स्टेट्स की बात करें तो थर्मोडायनिक्स में आपका कार्नोट इंजन हो गया, कार्नोट इंजन। और थर्मोडायनिक्स के जो तीनों नियम है वो आपने याद करने, ठीक है, तीनों जो नियम है, थ्री लॉज, थ्री लॉज से बेस्ड क्वेश्चन, जैसे वर्क डन हो गया, या फिर पीवी ग्राफ देकर के, टीवी ग्राफ देकर के आपसे वर्क डन निकलवा लिया, इंटरनल एनर्जी, है ना, ये सब चीजें हो गया। ओके, और इसके अलावा एंट्रोपी, एंट्रोपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस, ध्यान रखिएगा, ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीएसआर नेट और गेट, ओके, मैक्सवेल रिलेशंस। फिर इसके अलावा यहाँ पर मैंने एलएसजेजे कपलिंग बताया, हुंड्स रूल भी पता होना चाहिए ताकि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालें, ठीक है, हुंड्स रूल। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट एटम्स दोनों के लिए पता होना चाहिए कैसे लगाते हैं एलएस और जेजे कपलिंग, ठीक है। इससे ग्राउंड स्टेट का पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होगा, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशंस हो गया। इसके बाद स्टैटिस्टिकल में जेड, पार्टीशन फंक्शन से चीजें निकालना, थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज, उसमें फ्री एनर्जी हो सकता है, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट हो सकता है, गिब्स फ्री एनर्जी हो सकता है ना, एटसेट्रा, एंथैल्पी, केमिकल पोटेंशियल। और यही सारे थर्मोडायनेमिकल जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारे के सारे, वो आपने तीन चार चीजों के साथ तो जरूर कर लेना है, तीन चार चीजों के साथ तो आपने जरूर कर लेना है, ठीक है ना। कौन कौन सी चीजें, एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लीजिए U इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, होता है ना इसका फॉर्मूला, ठीक है, U इज इक्वल टू AV T टू द पावर 4, पता है ना, गामा इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, प्रेशर P इज इक्वल टू U/3,
ओके, केमिकल पोटेंशियल 0। ओके, ये सारी चीजें मतलब आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, हार्मोनिक ऑस्किलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑस्किलेटर के लिए, पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी, ये सब इन द लो एनर्जी, इन द लो टेम्परेचर लिमिट, इन द हाई टेम्परेचर लिमिट। इसी प्रकार से स्पिन्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसमें z हमारे पास होता है ना 2 cos हाइपरबोलिक म्यू बी बाय kt, ये सब पता होना चाहिए, ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये थर्मोडायनामिक स्टैटिस्टिकल का पार्ट। इसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उस पे से क्वेश्चन बनता है कि नहीं, बताओ। शेल मॉडल है, शेल मॉडल से क्वेश्चन बनता है आपका, शेल मॉडल में जे पाई का वैल्यू, यहां से क्वेश्चन बनता है। ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना, उसका हमारे पास स्पिन और पैरिटी क्या होगा। हालांकि क्वेश्चन बनता है तो केमिकल सॉरी हमारे पास जो मैग्नेटिक मूवमेंट और क्वाड्रपल मूवमेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनना चाहिए। मैजिक नंबर्स का भी आपको पता होना चाहिए, मैजिक नंबर्स का भी यहां से आपको पता होना चाहिए। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, मोस्ट स्टेबल आइसोबार, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये आपको पता होने चाहिए सारी चीजें, इफेक्टिव मास, हॉल इफेक्ट, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, सारे के सारे आप लीजिए और अच्छे तरीके से, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है देखो, और 50 डेज को बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो आपको पीवाईक्यूज साथ साथ लेकर के चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आज कर रहे हो, साथ ही साथ वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हो, तो आज हमने वो खत्म करना है, फिनिश करना है, उसको एक बार गो थ्रू कर लिया, क्योंकि आप नेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको ये सब चीजें पता होंगी ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाएं और आप इसमें जो है अच्छे रैंक के साथ आप लोग ये एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। बस रेगुलरिटी आप मेंटेन रखें, रेगुलर स्टडी, ओके, और मल्टीपल रिविजन्स। सो थैंक यू, प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।